नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी शराब के घूट से दूर हूँ, एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो उन सभी ग्रुपों का बहुत बहुत आभारी हूँ, अभिनंदन, जिन्होंने आज ये होली रिट्रीट का प्रोग्राम आयोजित किया है। मेरे जैसे शराबी को ऐसे ही प्रोग्राम्स मिले हैं शुरू से, इसीलिए दोस्तों मैं सोबर रह पाया। और सही में दोस्तों, एक नए अल्कोहलिक को ऐसी जो होली रिट्रीट नाइट विजिल्स वर्कशॉप होते हैं, ये उसकी सोबराइटी में मदद करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। तो उसके लिए आज बहुत सारे ग्रुप एक साथ आयोजक हैं, सभी के नाम नहीं ले पाऊंगा, बस इतना ही कहूंगा कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम उन्होंने रखा है 2 दिन का हम जैसे शराबियों के लिए। हर साल इसी तरीके से ये प्रोग्राम आयोजित करें और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। जो विषय दिया है दोस्तों कि ये आत्म परीक्षण की जगह है, वर्चस्व की नहीं। मैंने आयोजकों को पूछा नहीं कि ये विषय रखने के विषय में वो क्या सुनना चाहते हैं, यानी उनकी सोच क्या है। तो मेरे पास में एक ही रास्ता है कि मैं जो भी इस विषय पे समझ पाया हूँ वही आपके सामने में शेयर करने की कोशिश करूंगा कि ये आत्म परीक्षण की जगह है, वर्चस्व की नहीं। एक ऐसा शराबी कि जो कभी भी अपना आत्म परीक्षण करता नहीं था, एक ब्लेमिंग नेचर वाला इंसान, हमेशा दूसरों की गलती ढूंढने वाला, और अपनी जिंदगी में जिस भी प्रकार की समस्याएं हैं, असफलताएं हैं, उसका सारा बोझ, सारा आरोप दूसरों पर डालने वाला। मेरे पिताजी भी शराबी थे, उनके शराबीपन की वजह से बड़ी खराब परिस्थितियां हमने भोगी थी। और इसीलिए दोस्तों, सबसे पहला अगर ब्लेम अगर मैं किसी पे लगाता था, एक चिढ़ सी थी, तो वो पहले नंबर पे पिताजी थे। इनकी वजह से ऐसा हुआ। ये अगर ठीक रहते तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। ब्लेमिंग यहां से शुरू हुई थी और उसके बाद में ये जो लिस्ट है ये बढ़ते ही चली गई। जैसी जैसी मेरी जिंदगी में शराब बढ़ते गई और भी प्रॉब्लम आते गए, मैं जिंदगी में पीछे आते गया, मैं जो चाहता हूं वो मुझे नहीं मिल पाया, तो किसी न किसी को ब्लेम देने की ये मेरी आदत बन चुकी थी। पिताजी के बाद माँ पे ब्लेम कि ये पिताजी को कहीं तो भी प्रोत्साहन देती है, कहीं तो भी उनको सुधारने की कोशिश नहीं करती। उसके बाद में पड़ोसियों पे, रिश्तेदारों पे, दोस्तों पे, गर्लफ्रेंड पे, और एक समय ऐसा आया कि पूरी जिंदगी पे ब्लेम। ताकि अपनी जिंदगी ऐसी, भगवान को मानता नहीं था। बचपन में पिताजी पूजा पाठ करते थे तो उनके साथ में खड़ा होता था, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे पिताजी का अल्कोहलिज्म बढ़ा तो सब पूजा पाठ बंद हो गई। और फिर बाद में मैं अपने ही अहंकार में ना मैं किसी धर्म कर्म को मानने लगा, ना पूजा पाठ, ना कर्म कांड, ना प्रार्थना। तो मैंने ईश्वर और भगवान को कभी दोष नहीं दिया, क्योंकि मैं उसमें विश्वास ही नहीं करता था। तो पूरे जमाने की मैंने इन्वेंटरी लिया, कैसे लोग गलत है, किसी को बख्शा नहीं मैंने। मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ एक बहुत अच्छे लेक्चरर थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। एक बार लेक्चर में उन्होंने कुछ सोशल पॉलिटिकल या बहुत सारी चीजें ऐसी कुछ बोल दी जो मेरी विचारधारा से मेल नहीं खाती थी। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने एक पेज पे बहुत सारे सवाल लिख के
ऑफिस में जाकर जो स्टाफ रूम रहता है वहां दे दिया, मगर उन्होंने वो लिस्ट पढ़ने के बाद में पूरी क्लास में मुझे खड़ा नहीं किया, ना मुझे कोई सवाल पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, ये सवाल क्यों पूछा, बिल्कुल नहीं। तो ये जो मेरा स्वभाव है, लोगों की मीन मेथ निकालना, दूसरों की इन्वेंट्री लेना, दूसरों का आत्म परीक्षण करना, ये कुछ नया नहीं था, ये पुराना ही स्वभाव था। और जब मैं दारू से पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, चारों खाने चित हो गया, जान बचाने के लाले पड़ गए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया और भगवान की कृपा से मेरी शराब यहाँ बंद हो गई। लेकिन क्या शराब बंद कर देने से मेरा जो मूल स्वभाव था, मेरी जो पुरानी सोच थी, क्या वो बदल गई? बिल्कुल नहीं बदली। क्योंकि अल्कोहलिज्म जिसको कहते हैं, तो अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, मद्य यानी मद्यपान नहीं है। शराब मैंने इसलिए बंद की थी कि मेरी जान जाने वाली थी, और अपनी जान बचाने के लिए मैं यहाँ जो बताया गया सब मान लिया। अल्कोहलिज्म बीमारी है, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, दारू के मामले में पागल हो जाता हूँ, बचने का एक ही रास्ता है, शराब के पहले घुट से दूर रहो। और वही चीज मैंने किया, दारू से दूर हो गया। मगर क्या मैं दारू बंद करने के बाद में संत बन गया? मेरे अंदर में सब बदल आ गया पूरा? बिल्कुल नहीं। जो पुराना स्वभाव है वो जाता नहीं, ए में आने के बाद में भी नहीं जाता, जब तक मैं उस पर काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हमें परिवर्तन नहीं आता है, बिल्कुल आता है। हम संत नहीं बनते हैं, लेकिन बिल्कुल जब हम 12 कदमों पे काम करते हैं, स्पॉन्सर की मदद लेते हैं, और हमारे अंदर में विलिंगनेस है अपने आप को बदलने की, तो जरूर हम बदलते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर में विलिंगनेस नहीं है बदलने की, और हमने ये समझ ली है कि सब समझ गया, अपने आप पे काम करने की जरूरत नहीं है, तो हम 25 साल क्या 40 साल भी ए में रहेंगे तो वैसे ही रहने वाले हैं पत्थर। क्या बोलते हो, पालने घड़े पे पानी डालना। साल सोब्राइटी के चढ़ते जाएंगे, लेकिन बदलाव कुछ नहीं आएगा। तो ए में आने के बाद में भी मेरे अंदर में कोई खास बदलाव नहीं आया था। वही ब्लेमिंग नेचर था, वही दूसरों की मीन लेट निकालना था, दूसरों की गलतियां ढूंढना, चाहे वो ओल्ड टाइमर रहे, चाहे वो ग्रुप के मेंबर रहे, चाहे फेलोशिप के लोग रहे। और उससे कई लोग मेरे से दुखी होते थे। कई मेरे होम ग्रुप के 1-2 मेंबर ग्रुप छोड़ के चले गए। फेलोशिप में मेरे से हमेशा लोगों से तकरारें होती रहती थी, और उसके पीछे का कारण था मेरा अपना स्वभाव। और ये सारी चीजें कहीं तो भी मेरे अहंकार से जुड़ी हुई है, मेरा ईगो, कि मैं बाकी लोगों से अलग हूं, आई एम डिफरेंट, मुझे ज्यादा समझ है, मुझे ज्यादा बुद्धि है, मैं ज्यादा बेहतर चीज कर सकता हूं। कोई ग्रुप मैंने शुरू किया है तो उस ग्रुप को मैं ही संभाल सकता हूं। कोई अगर नए मेंबर मैंने जोड़े हैं तो मैं इनसे पहले आया हूं, इन्होंने मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। और इस अहंकार की ही वजह से मेरे हाथों से गलतियां होती रहती है। पर मेरी गलतियां मुझे समझ में ही नहीं आती, क्योंकि मेरा स्वभाव ही नहीं है सेल्फ इन्वेंट्री लेने का। जब मैंने ये मान ही लिया कि मैं गलत कर ही नहीं सकता, और मैं अपना आत्म परीक्षण करने के लिए ही तैयार नहीं हूं, तो मुझे मेरी गलतियां दिखेंगी कहां? और मैं उसको सुधारने की कोशिश कब क्या करूंगा? क्योंकि ए का जो प्रोग्राम है वो नम्रता का प्रोग्राम कहते हैं, विनम्रता का, अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने का, कि हाँ मेरे से अगर गलती हुई है, मैं अपना आत्म परीक्षण अगर कर रहा हूँ और मुझे गलतियां दिखती है तो उसको स्वीकार करने का, गलती अगर है तो माफी मांगने का, दूसरे की गलती है
तो उसको कहीं तो भी माफ कर देने का। मगर यहाँ मेरा अहंकार आ जाता है। मेरा अहंकार मुझे झुकने की परवानगी नहीं देता कि मैं अगर झुक जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे। मैं कमजोर थोड़ी हूं। मैं कैसे बता दूं कि नहीं मेरी गलती हो गई, मैं भी आप लोगों के जैसा हूं, क्योंकि मेरे अंदर तो अहंकार में कुछ विशेष हूं, मैं गलती कर ही नहीं सकता। किंग बेबी सिंड्रोम कहते हैं इसको। आदमी है तो किंग बेबी सिंड्रोम और औरत है तो क्वीन बेबी सिंड्रोम। माँ के गर्भ से ही लेकर पैदा होते हैं हम लोग। एक ओमनीपोटेंस की सब कुछ समझने वाली भावना वो आसानी से जाती नहीं। इसीलिए हमारे 12 कदमों के प्रोग्राम को ईगो डिप्लेशन का प्रोग्राम बोला है। यानी कूट कूट के मेरे अंदर जो घमंड भरा है, कहीं तो भी उसकी हवा निकालने का प्रोग्राम। तो एक एक कदम पे जब हम काम करते हैं, हमारा घमंड टूटता है, तब असल में हमारे अंदर में विनम्रता आती है। लेकिन जब हम कदमों पे काम करेंगे तो जब तक हम अपने आप पर काम नहीं करते दोस्तों, हमारी ये जो वर्चस्व की जो नीति है, वर्चस्ववादी जो सोच है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, कि दूसरों पे आधिपत्य बनाने वाली, अगर सत्ता पे है, पद पे है, तो उसी पे बने रहने वाली। तो ये सोच भी अगर मेरी है, तो ए में आने के बाद में भी अगर मैं इस पे काम नहीं करता हूं, तो ये सोच सेवा में भी कायम रहती है। और फिर मैं अपने होम ग्रुप में वर्चस्व दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं किसी इंटर ग्रुप का सदस्य हूं, वहां वर्चस्व दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अगर किसी और भी किसी सेवा समिति में हूं, वहां भी अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करूंगा। मैं फेलोशिप में भी अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करूंगा। और अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए चाहे मुझे दूसरे के पांव पे पांव रखकर आगे क्यों न बढ़ना पड़े, चाहे दूसरों को नीचे क्यों न गिराना पड़े, उनकी निंदा चुगली करके, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करके, उनके बारे में भ्रम फैला के, वो सब मैं करूंगा ताकि मेरा वर्चस्व बना रहे। कभी कभी सोच अच्छी भी रहती है, लेकिन वो भी डिफॉल्टर रहती है। अच्छी सोच ऐसी कि अगर नहीं यार, मैं अगर ए को नहीं संभालूंगा ना, तो ए का काम खराब हो जाएगा। इसमें हमारी सोच अच्छी है, हम ए का भला चाहते हैं और इसलिए हम सत्ता में बना रहने चाहते हैं। किसी ग्रुप के अगर मेंबर है, वो ग्रुप हमने बनाया, तो उसके मठाधीश हम बन जाते हैं। ये ग्रुप मैंने खोला, इन लोगों को सोवर मैंने किया, और इनको कुछ समझता नहीं, मेरे को सब समझता। साला इनके हाथ में अगर सत्ता चली गई तो ये तो ग्रुप का कबाड़ा कर देंगे। और इसलिए मैं हमेशा उस ग्रुप पे कब्जा रखने की कोशिश करता हूँ। किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देता, किसी को आगे पनपने ही नहीं देता। यह है वर्चस्ववादी सोच। अब इसमें सकारात्मक चीज यह है कि वो उस ग्रुप का भला चाहता है, लेकिन इसमें नकारात्मक चीज यह है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यह सोच नहीं चलती। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की यूनिटी के लिए 12 परंपराएं बनाई गई है, और उसमें दूसरी परंपरा कहती है कि हमारा एकमात्र अधिकारी है, वो है प्रिय ईश्वर, जो एक के मामलों में ग्रुप की सत्सद विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। और ए में काम करने वाला हर व्यक्ति, जिसको हम ट्रस्टेड सर्वेंट कहते हैं, विश्वासु सेवक कहते हैं, यानी ग्रुप ने बड़े विश्वास के साथ में उसको चुना है, वो शासक नहीं बन सकता। जो पद पे चुने गए हैं वो भी विश्वासु सेवक है, और जो चुने नहीं गए हैं वो भी विश्वासु सेवक है। बगैर चुनाव के भी, बगैर पद के भी जो सेवा करता है वो भी विश्वासु ही सेवक है, क्योंकि बाकी लोग उसको मदद करते हैं। लेकिन ये जो विश्वासु सेवक है, जब शासक बन जाता है, अपना पद, अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहता, वहां वो वर्चस्ववाद शुरू हो जाता है, वहां वो डोमिनेंस शुरू हो जाता है, दूसरों को कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना।
और फिर अगर मैं हमेशा बने रहना चाहता हूँ तो बाहर की दुनिया में जैसी पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, जोड़ तोड़ की, नीचे गिराने की, वो मैं हर जगह करने की कोशिश करूंगा। और आजकल की एज में देख रहे हैं, बिल डब्ल्यू डॉक्टर साहब के जमाने में तो मैं नहीं था, और यहाँ जितने भी बैठे शायद उनमें से भी कोई नहीं होंगे। और मुझे नहीं लगता कि इतने पॉलिटिशियन लोग उस वक्त होंगे जितना आज हम देखते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए, चाहे वो ग्रुप लेवल पे हो, इंटर ग्रुप लेवल पे हो या फेलोशिप लेवल पे हो, क्या क्या तरीके कर रहे, क्या क्या चीजें हो रही है, कभी दिमाग घूम जाता है। और इसके पीछे का कारण एक ही है कि मैंने ए को समझा ही नहीं ठीक ढंग से। छठवीं परंपरा में एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में, डोंट टेक ए वेरी सीरियसली। यानी ए के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अति। दूसरी परंपरा कहती है कि हमारा एकमात्र अधिकारी है प्रिय ईश्वर। अगर हम ग्रुप कॉन्शियस को मानेंगे, सबके विचार विमर्श से कोई काम करेंगे तो अच्छा ही होने वाला है। हमको भगवान पर भरोसा करना पड़ेगा। अल्कोहलिक एनोनिमस ये जगह नहीं है। पर ये चीजें कब होंगी? जब हम अपनी इन्वेंट्री लेना सीखेंगे। मैं अगर दूसरों की ही इन्वेंट्री लूंगा, दूसरों का ही आत्म परीक्षण करूंगा, तो मेरे में बदलाव नहीं आने वाला। और मेरे में बदलाव नहीं आएगा तो वो ए में मैं सारी चीजें करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। अल्कोहलिक एनोनिमस की जो सर्विस है दोस्तों, वो ग्रेटिट्यूड की भावना से होना चाहिए कि आज ये जो जिंदगी में जी रहा हूं वो ए की बदौलत है। और इसलिए आज ए में अगर मैं कोई अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहा हूं, सेवा दे रहा हूं, तो वो ए के प्रति आभार है, ग्रेटिट्यूड है। वो किसी भी पद पर मुझे चुना जाता है, शासन करने के लिए नहीं चुना गया है कि मैं लोगों को अपने हिसाब से चलाऊं, फेलोशिप को, ग्रुप को अपने हिसाब से चलाऊं। मुझे सबको लेकर चलना है। और इसीलिए कहीं तो भी मुझे विनम्रता का स्वीकार करके अपने आप को नॉर्मल, एक सामान्य शराबी ही समझना पड़ता है। डेली रिफ्लेक्शन में एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है, पेज नंबर याद नहीं रहता मुझे, कि इससे बड़ी हास्यास्पद कोई चीज ही नहीं है कि एक अल्कोहलिक दूसरे अल्कोहलिक को जज करता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अभी हाल ही में इंटरग्रुप के इलेक्शन हुए। इलेक्शन आयोजित करने वालों को नहीं लगा कि ट्रस्टी और डेलीगेट उस लायक है कि हम इलेक्शन ले सकते हैं, तो हमको नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, 19 साल की सोबराइटी में स्पॉन्सर की मदद से हम इतना तो सीख चुके हैं, इतनी सहन शक्ति तो आ चुकी है कि चीजों को जैसे है वैसे स्वीकार कर लो। मगर किसी ने बताया कि उसका कारण वो बोल रहे थे, कुछ लोग, एक भी हो सकता है और पूरे लोग भी हो सकते हैं, कि ट्रस्टी और डेलीगेट का चेहरा अच्छा नहीं है। अब मैं अपने चेहरे को रोज आईने में देखता हूँ और लोग अभी भी मुझे हैंडसम बोलते हैं। अभी 6 मार्च को मैं 53 साल में पदार्पण करूंगा, लेकिन लोग बोलते हैं कि तुम 40-45 के ऊपर नहीं लगते। और हमारे जो सतीश भाई है वो भी एंग्री यंग मैन है, वो तो 54-55 के हैं, मेरे से बड़े हैं, लेकिन उनका एक बाल भी नहीं पका। तो जहां तक चेहरे की बात है तो हम तो मानते हैं कि दोनों एंग्री यंग मैन है, दोनों हैंडसम है। मगर अगर उद्देश्य अगर ये होगा कि हमारी इमेज फेलोशिप में डैमेज है, तो सवाल ये आता है कि ये प्रश्न उठाने वाले ने अपना आत्मपरीक्षण किया क्या उस व्यक्ति ने या उस व्यक्ति के साथ में जो भी होंगे, क्या उन्होंने अपनी छानबीन की? उनको क्या अधिकार है दूसरों को जज करने का कि किसका चेहरा कैसा है, कौन लायक है, कौन नालायक है? पर ये चीजें कब होती है कि जब हम इस प्रोग्राम को नहीं समझते,
जब हम अपना आत्म परीक्षण करना बंद कर देते और हम लोगों की इन्वेंट्री लेना चालू कर देते। कहीं तो भी इसके पीछे में जो मेरा स्वभाव है, एक ईर्ष्यालु स्वभाव, ये भी हो सकता है। एक दूसरे से ईर्ष्या रहती है, खुन्नस, रिजेंटमेंट, ये भी एक होता है कि अगर आगे वाला कोई व्यक्ति आपके मन के हिसाब से नहीं चला तो आपके मन में उसके प्रति नाराजगी आती है, गुस्सा आता है, रिजेंटमेंट भी हो सकता है, और फिर आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो, चारित्रिक हत्या कहते हो उसको, कि जो व्यक्ति हमको पसंद नहीं आ रहा तो उसके पीठ पीछे उसकी निंदा चुगली करना शुरू कर दो। ये ऐसा है, ये वैसा है, उसने मकान बांधा, अरे उसका मकान कैसी बना तुमको मालूम है क्या? वो तो साला 2 नंबर के काम करता है, तुमको मालूम है उसके तो बहुत सारे लोगों के अनैतिक संबंध है। अब वो है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ एक शराबी, एक अल्कोहलिक दूसरे अल्कोहलिक को जज कर रहा है, जबकि ये ए का प्रोग्राम नहीं है। और इसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? ये साबित करना कि मैं इससे श्रेष्ठ हूं। जब भी हम किसी की निंदा चुगली करते हैं, किसी का चरित्र हनन करते हैं, तो मकसद यही रहता है कि कैसे उस व्यक्ति को नीचा गिराया जाए और कैसे अपने आप को दूसरों की नजर में उठाया जाए। मगर ए का जो प्रोग्राम है दोस्तों, वो पैराडॉक्स का प्रोग्राम है, विरोधाभास का प्रोग्राम है। इसने बोला है कि हार मानोगे तो जीत होगी, सरेंडर करोगे तो जीतोगे। ए में अगर मान सम्मान के पीछे भागोगे तो उतने ही मान सम्मान में कमी आ जाती है। ए में जितना ही किसी पे लांछन लगाओगे उतने ही तुम खुद बदनाम हो जाओगे। ये ए का विरोधाभास है। ए के इसी विरोधाभास को हमको समझना पड़ता है। लेकिन अगर हम बदलाव की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार ही नहीं है, अपनी सोच को बदलने के लिए ही तैयार नहीं है, तो हम कितने भी साल ए में रहेंगे, हमारे में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। मुझे आज ए में ये समझना पड़ता है कि ए को मैं नहीं चला रहा, ए को मैं चला भी नहीं सकता, और इसलिए मेरे को ए के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत भी नहीं है। ए तब भी थी जब मैं पैदा नहीं हुआ था, और ए तब भी रहने वाली है कि जब ए मैं नहीं रहूंगा, मेरे मरने के बाद में भी ए रहने वाली है। तो इसलिए मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि नहीं कैसा होगा, डिस्ट्रिक्ट कमेटी आ गई तो अब इंटर ग्रुप का कैसा होगा है। अबे तू क्यों सोच रहा है इसका कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी आ गई तो इंटर ग्रुप का क्या होगा? ये फेलोशिप है ना संभालने के लिए, वो है ना ऊपर वाला संभालने के लिए। अगर कोई नकारात्मक तरीके से काम करेगा, ए की यूनिटी के खिलाफ काम करेगा, तो उसकी पनिशमेंट उसको मिलने ही वाली है। और वो पनिशमेंट कोई ए का मेंबर नहीं देगा, वही देगा प्रिय ईश्वर जो इस ए को चला रहा है। हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने हमारे हिस्से में जो काम दिया है वही काम हमको करते रहना है। कई तो भी आज इन्हीं चीजों को समझ के मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी कोई मुद्दा है, जब भी कोई बात निकले, तो मैं पहले सुई अपने ऊपर उठाऊं, मैं अपना आत्म परीक्षण करूं। मेरे से अगर कोई गलती होती है तो मैं उसको स्वीकार कर लूं कि हाँ मेरी गलती हो गई है, और अगर आगे वाले की गलती है तो उस बात को ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, माफ करके आगे बढ़ना है, रिजेंटमेंट रखने की जरूरत नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं अगर अपने दूसरे साथी भाई के लिए रिजेंटमेंट रख रहा हूँ, खुन्नस रख रहा हूँ, तो ये एक प्रोग्राम के हित का ही नहीं है। किसी के भी प्रति अगर मेरे मन में खुन्नस है, चाहे वो मेरा वैचारिक विरोधी होगा, मेरे खिलाफ में उसने कुछ किया भी होगा, तो ये रिजेंटमेंट मेरे लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि उससे मेरी आत्मशांति खराब होती है, मेरी अपनी रिकवरी कहीं तो भी रुकती है। और जब मैं इस तरीके से ए में काम करता हूं तो मुझे ए में अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कि जब मैं समझ जाता हूं कि मैं यहाँ पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए नहीं आया, मेरे रहने और नहीं रहने से कोई चीज बदलने वाली या रहने वाली नहीं है। मेरे हिस्से का
जो काम मुझे भगवान ने दिया है वही काम मुझे करना है और बाकी चीजें ईश्वर को छोड़ देना है। आज कहीं तो भी यही कोशिश मेरी हो रही है, आज भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्चस्व जमाने की मैंने शुरुआत में कोशिशें कर ली। मैं जिस होम ग्रुप में था मैंने बता दिया, 2-3 मेंबर छोड़ के भाग गए, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे जैसी कोई सेवा ही नहीं करता, और ये साले सेवा ही नहीं करते। वो बेचारे मेरी बातों से दुखी होकर उन्होंने ग्रुप ही छोड़ के भाग गए। जब मैं इंटर ग्रुप में गया वहां पे मेरा वही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, अपने घर में डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। लेकिन इन चीजों से मैं सीखा कि ये डोमिनेटिंग जो पर्सनैलिटी है मेरी, वो मेरे फायदेमंद नहीं है। मेरी आज मुझे सिर्फ शराब की दूरी की जरूरत नहीं है, आज मुझे सेरेनिटी की आवश्यकता है, आत्मशांति की आवश्यकता है। और अगर मैं वर्चस्ववादी हूँ, डोमिनेटिंग हूँ, तो मैं कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। अपना वर्चस्व कायम करने के लिए फिर मुझे सारी चीजें उठापटक करनी पड़ेंगी और मैं अपनी आत्मशांति गवा कर बैठूंगा। मेरे लिए बेहतर यही है कि ईश्वर ने जो मेरा काम दिया है, मेरे हिस्से का मैं करते रहूं, जो और लोग काम कर रहे हैं उनको मदद करते रहूं, और अगर इसी तरीके से मैं काम करता हूं तो मैं सबको लेकर चल सकता हूं। एक ही यूनिटी कायम रखना, जो दूसरों की कम और मेरी ज्यादा जिम्मेदारी है, यही सोचकर मैं आज काम कर रहा हूं। जो भी मेरे अनुभव से रखा आपको सुनने लगा। धन्यवाद।